अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो के वेल एंड गुड होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। खुशफहमी सही अच्छी रखनी चाहिए। जी हाँ जी, जो आवाज़ अभी अभी आपके कानों से टकराई है किसी और की नहीं, अरशी खान के दिल से आई है। आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं एक इंतहाई खूबसूरत नावल। नेम से भी आपको पता चल गया होगा, जुनून की हद बाय जवेरिया शाह। तो इन देखने में इंतहाई इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने भी आप लोगों के साथ ही रीड करना है। देखते हैं कि नावल कैसा है, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट पे प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नावल। जुनून की हद इस कलम जवेरिया शाह। ये मंजर है चौधरी दाऊद की हवेली का, जहाँ सब अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। सबसे पहले चौधरी दाऊद, जो कि इस गांव के साथ साथ पास के कुछ गांव के फैसले करते थे। शायद इन्हें ये मौका ना मिलता अगर इनके पास बेशुमार दौलत ना होती। और किसी ने सही कहा है कि अगर इंसान के पास दौलत हो तो वो राज कर सकता है। चौधरी दाऊद एक कारोबारी आदमी है, जिन्हें कारोबार के साथ साथ लोगों की जिंदगियों के फैसले करने का शौक है। इनकी एक बहन थी और भाई कोई ना था। इन्होंने अपनी पसंद से अपनी फूफी की बेटी के साथ शादी की थी, जुलेखा आजाद। चूंकि वो अकलौते बेटे थे और जुलेखा भी घर की देखी भाली लड़की थी, तो इनके वालिदैन को इनकी शादी से कोई एतराज नहीं था। शादी के बाद अल्लाह ने इन्हें एक बेटे से नवाजा, दानियाल दाऊद चौधरी। दानियाल पेशे के एतबार से तो एक बिजनेसमैन थे। वो अपने बाप की कारोबार ही संभालता था। अकड़ू सा गब्बर सा नौजवान, इस वक्त 34 साल का था। न जाने जिंदगी को लेके इसके क्या क्या प्लान थे। शादी के नाम से ही वो भागता था। पर इस साल इससे दाऊद साहब ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर इस साल के आखिर तक तुमने हमें अपनी पसंद ना बताई तो हम तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से कर देंगे। दानियाल का रंग गंदमी है और गांव में रहने और प्रॉपर और खालिश खुराक की वजह से वो बहुत सेहतमंद जिस्म का मालिक है। आंखों का रंग ब्राउन है, अपने बाप के जैसा। चौड़े जिस्म, घने बाल और घनी दाढ़ी वाला दानियाल अपने माँ बाप दोनों का चहीता है। इसके बाद आते हैं जावियार दाऊद चौधरी, जो कि अपने बाप के खिलाफ जाके एक पुलिस ऑफिसर बने। जावियार 31 साल का था, जो अपना ज्यादा वक्त शहर में ही गुजारता था। और फिर भाइयों में सबसे छोटे थे सुल्तान दाऊद चौधरी। उफ, इनकी तो क्या ही कहने। कौन सी ऐसी लफंगों वाली चीज ना थी जो इसने पहन ना रखी हो। इसका रवैया, बोलना और इसका पहनना सबसे मुख्तलिफ था। वो अपनी बहन भाइयों में वाहिद था जिसकी आंखें अपनी माँ जैसी थी, हैजल ग्रीन आंखें। इसका रंग अपने दोनों भाइयों की निस्बत कुछ फेयर था। गले में अजीब तरह के धागे और हार पहने हुए होते थे। ऐसा ही कुछ हाल इसके बाजुओं का भी होता था। उंगलियों पे अजीब तरह की अंगूठियां पहनी होती थी। दाढ़ी और मूछें कुछ हल्की सी ऊपर को मुड़ी हुई। मुख्तसर ये कि इसका हुलिया हमेशा गुंडों वाला होता था, और ना सिर्फ इसका हुलिया, इसकी शख्सियत भी गुंडों जैसी थी। इस गांव का हर आदमी इससे खौफ खाता था। वो बचपन से ही बहुत जिद्दी मजाज का था और इस पे इसके बाप की बेजा शह ने इसे बिल्कुल बिगाड़ दिया था। जिस वक्त दिल करता किसी भी इंसान को अपने पांव तले रूंध देता। इसकी इमेज गांव में बहुत खराब थी। गांव का हर आदमी इसे पनाह मांगता था। इसका रवैया अपने घर वालों को छोड़कर किसी से भी अच्छा ना था। और फिर आखिर में आती थी सबकी लाडली हुमा दाऊद चौधरी। ये सबसे छोटी थी घर में हुमा की उम्र इस वक्त 17 साल थी। इसके अलावा इसके इनके घर थे दाऊद साहब के एक दोस्त, जो कि आर्मी में थे और शहीद हो गए थे। इनकी बेटी भी रहती थी, एमल बख्तावर शाह। एमल की उम्र 18 साल की थी। हम उम्र होने की वजह से एमल और हुमा की आपस में बहुत बनती थी। दोनों हर जगह इकट्ठे पाई जाती थी। दोनों का साथ बहुत छोटी उम्र का था, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के बगैर बहुत कम ही रहती थी। ये लाहौर का एक गांव था, पर यहाँ हर तरह की सहूलत मौजूद थी। अच्छी सड़कें, स्कूल, कॉलेज, गर्ज ये कि हर तरह की सहूलत मौजूद थी। पर इससे गांव इसके पुराने ख्यालात और रवायात की वजह से माना जाता था। लाहौर शहर से इसका फासला बस थोड़ा सा था। गांव का हर बंदा दाऊद साहब का हुक्म मानता था, सिवाय दो लोगों को छोड़ के। एक तो इनका अपना सपूत सुल्तान दाऊद चौधरी, और दूसरा नाम शम्स गोहर शाह। जब मैंने तुम्हें बोला था कि काम वक्त पर हो जाना चाहिए, तो क्या तुम चाहते हो और कौन सी जबान में तुम्हें समझाऊं कि मेरा वो काम हो जाना चाहिए था। शम्स ने अपने बंदों की गर्दन को टेबल पर
पटकते हुए कहा, सर कसम ले ले मैंने बहुत कोशिश की थी पर वो आदमी कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है। और फिर न जाने इसके पास पीछे किसका हाथ है कि इस आदमी को छोड़ने के लिए बहुत ऊपर से काले आई हैं। इस पुलिस वाले ने अपनी तरफ से इसे कुछ इंफॉर्मेशन दी जो कि शम्स के किसी काम की ना थी। गधे, ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे और ये बता मुझसे ऊपर का कौन सा बंदा आ गया है जो तुझे इसे रिहा करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। अब दफा हो मेरी नजरों के सामने से और अगली बार बगैर इंफॉर्मेशन के इधर हरगिज नहीं आना। शम्स ने इसे पीछे धकेलते हुए कहा और खुद सोफे पर बैठा सिगरेट फूंकने लगा। वो पुलिस वाला अपनी जान बचा जाने पे शुक्र अदा करता वहां से रफू चक्कर हो गया। सर मुझे लगता है कि ये दाऊद चौधरी का काम है, कहीं वो ही ये सब साजिश ना कर रहा हो। शम्स के खास आदमी मूसा ने कहा, नहीं मूसा, ये दाऊद चौधरी का काम नहीं है। वो ऐसे बुजदिलों की तरह वार कभी नहीं करता, जैसा भी है पर वो बहुत खानदानी आदमी है। जंग करेगा तो सीना ठोक कर, यूं बुजदिलों की तरह वो कभी भी मुझ पे पीठ पीछे वार नहीं करेगा। न जाने कौन है जो अब ये साजिश कर रहा है, और वैसे भी इस फील्ड में तो हर जगह हर मिनट में कोई ना कोई आपका दुश्मन बन जाता है। शम्स ने सिगरेट को एश ट्रे पे रगड़ा और अपनी शाल को अच्छे से कंधों के गिर्द सेट करने लगा। 36 साल इस नौजवान को दुनिया शम्स गोहर शाह के नाम से जानती थी, जो कि मुल्क की एक नामी ग्रामी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते थे। शम्स इस पार्टी का एक बहुत अहम रुकन था। इसकी पार्टी की ही मुल्क में हुकूमत थी। जहाना से भरपूर गहरी काली आंखें, घने काले बाल, घनी दाढ़ी, भरपूर मर्दाना जिस्म वाला शम्स अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। शम्स के बाबा भी इसी पार्टी के रुकन थे, इसी वजह से शम्स ने भी ये पार्टी ज्वाइन कर ली। इसे सियासत कुछ ज्यादा पसंद तो ना थी, वो शुरू से ही अपना कारोबार करता था। हर वक्त के साथ साथ इससे अंदाजा हो गया था कि इससे पावर भी चाहिए, जिसके लिए इससे सियासत में आना होगा। इसीलिए अपने कारोबार के साथ साथ वो इस पार्टी का रुकन भी था। इसकी जहानत और मसले को हल करने की सलाहियत को देखते हुए इसे पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। जब इसकी पार्टी को फतह हासिल हुई तो इससे मेन रोल का बोला गया, पर इसने ये कहकर मना कर दिया कि वो हमेशा से अपनी पार्टी हेड को लीड करेगा, पर वो पार्टी हेड नहीं बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका कारोबार मुतासिर हो जाएगा। ताहम अब वो अपनी पार्टी मेंबर को लीड करता था, पर इस पार्टी का एक रुकन बन के। शम्स की मां ने शम्स के 18 साल के बाद एक बच्ची को पैदा किया, फिर इस डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो बच्ची की पैदाइश के बाद फौत हो गई। शम्स तो फिर भी बालिग था, पर इसकी छोटी बहन कायनात गोहर शाह अपनी माँ की ममता से महरूम हो गई। कायनात को गोहर साहब और शम्स ने ही पाला था। इन दोनों की इसमें जान बसती थी। कायनात शुरू से जिद्दी और अड़ियल मजाज की थी, और इसके बेजा लाड़ ने इसकी तबीयत में बहुत ही ज्यादा जिद्दीपन भर दिया। स्कूल से फारिग होने के बाद इसने अपने बाप भाई से जिद लगानी शुरू कर दी कि वो कॉलेज की पढ़ाई अमेरिका से करना चाहती हैं। शम्स और गोहर साहब के लिए इसे खुद से दूर करना मुमकिन ना था, पर इसकी जिद की वजह से इन्हें माना पड़ा, और यूं वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। शम्स ने इसको वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। वहाँ इसकी हर तरह की आसानी के लिए मुलाजमीन मौजूद थे। गौहर साहब अब ज्यादातर बीमार रहते थे, इन्हें बीपी का मसला था, इसी वजह से अब ज्यादातर मामलात शम्स ही संभालता था। अभी भी इस पे किसी ने हमला करवाया था, पर हर बार की तरह इस बार भी वो बच गया था। अब वो बंदा तो पकड़ा गया था, पर इसे बहुत मारने पीटने के बाद भी वो अपने भेजने वाले का नाम नहीं बता रहा था। बहुत मार खाई थी इस आदमी ने, पर मुंह ना खोला था। शम्स अब इसी बंदे का पता लगवाना चाहता था। अम्मी आप ही किधर हैं? सुबह से नजर नहीं आ रही। हुरिया ने अपने छोटी सी सेन में दाखिल होते हुए कहा। इसके कमरे का दरवाजा सेन की तरफ खुलता था। एक छोटी सी टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठते हुए वो अब अपनी आपी के बारे में जानना चाह रही थी। इस कुर्सी को कुछ लकड़ी की मदद से जोड़ा गया था। अरे पता नहीं वो करम जली सुबह सुबह कहाँ दफा हो गई है। अभी कुछ देर पहले झाड़ू लगा रही थी और अब पता नहीं कहाँ मर गई। कितनी बार मैंने इसे समझाया है कि जवान लड़कियों का यूं घरों से बाहर जाना मुनासिब नहीं है, पर वो सुने तो सही ना। इसकी माँ ने आटा गूंदते हुए कहा। इसकी माँ थोड़ी ज़ईफ सी थी, बालों पे चांदनी उतर चुकी थी। अरे अम्मा आप हटो, मैं करती हूँ। नहीं हूरी, तू बैठ के नाश्ता कर ले और फिर अपनी बहन का भी पता कर। नूरी बेगम ने अपनी छोटी बेटी से कहा, जो अब किचन में मौजूद एक छोटी सी चटाई पे बैठी नाश्ता कर रही थी। नूरी और इशफाक साहब की दो बेटियां थी। इशफाक साहब किसी और के खेतों पे हल चलाते और अपनी जिंदगी की गुजर बसर कर रहे थे। इनके माली हालात अच्छे ना थे। नूरी बेगम घर पे ही काम करती थी। इनकी बड़ी बेटी जूबिया थी और छोटी बेटी हुरिया थी। हुरिया इनके खानदान की सबसे खूबसूरत थी। जूबिया भी खूबसूरत थी, पर हुरिया के मुकाबले में कुछ नहीं थी।
हुरिया की पैदाइश पे इकबाल को सब हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे मुफलिसी वाले घर जहाँ नूरी बेगम को खाने तक को कुछ सही ना मिलता था, वहाँ हुरिया जैसी खूबसूरत और सेहतमंद बच्ची की पैदाइश बहुत अजीब बात थी। हुरिया की आंखों का रंग शहद जैसा था और जिल्द ऐसी थी जैसे छूने से मैली हो जाए। इसकी रंगत दूधिया थी। मोहल्ले वाले तो अक्सर इशफाक साहब से सवाल करते कि ऐसा क्या खाया था जो इतनी खूबसूरत बेटी पर पैदा कर दी। यही सवाल वो अक्सर नूरी बेगम से भी करते, जिससे वो दोनों हंस के टाल देते। खैर, ये होता भी एक मजाक था। जुबिया मजाक की थोड़ी अलग थी, वो बहुत कॉन्फिडेंट और चालाक थी, जबकि हुरिया इसकी बिल्कुल मुखालिफ थी। बचपन में तो सब नॉर्मल था, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, लोगों का इसे देखकर बातें करना आम होता गया। बहुत से लोग इसकी खूबसूरती की तारीफ करते और कुछ हासिल अजीब अजीब तरह की बातें करते। इस वजह से इसने बाहर जाना छोड़ दिया। स्कूल में इसने मैट्रिक के बाद जाना तर्क कर दिया। ज़ुबिया कॉलेज पढ़कर फारिग हो चुकी थी। चूंकि यूनिवर्सिटी के खर्चे इसका बाप उठा नहीं सकता था, इसलिए वो अब आगे नहीं पढ़ रही थी। हूरिया अब बहुत कम बाहर जाती थी, कभी कभार माँ या बहन के साथ, वो भी अबाया पहन के और निकाब करके। हूरिया नाश्ते के बाद अपनी बहन को ढूंढने लगी। घर तो बहुत छोटा सा था, तभी जल्दी से सारा घर देख चुकी थी, पर वो कहीं भी नहीं थी। इनके घर के बाहर एक जंग लगा दरवाजा था। अंदर आए तो एक छोटा सा सेन था, जिसका फर्श बीच बीच में से उखड़ा हुआ था। एक तरफ छोटा सा किचन था, जिस पे एक छोटी सी चटाई बिछाई हुई थी और ऊपर लकड़ियों की छोटी छोटी शेल्फ बनी थी जिस पे बर्तन थे। और दूसरी तरफ दो कमरे थे। एक कमरा नूरी और इशफाक साहब इस्तेमाल करते थे, जबकि दूसरे कमरे में जूबिया और हुरिया रहती थी। कमरे भी बहुत छोटे छोटे थे। अम्मा जूबी बाजी तो नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई, हुरिया ने किचन से अंदर झांकते हुए कहा। यहाँ इसकी माँ आटा गूंथ चुकी थी। अरे क्या करूं मैं इस लड़की का, पता नहीं कहाँ चली गई, कोई काम तो वो करती नहीं है और अब न जाने। अरे बस कर दे अम्मा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे सारे घर का काम तू करती है। और इधर आमना खाला की दुकान पे गई थी, एक दो चीजें जरूरत थी वो लेने गई थी। दरवाजे से दाखिल होती जुबिया ने कहा। चूंकि किचन और मेन दरवाजे में ज्यादा फासला ना था, इसी वजह से वो उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। सच्ची बाजी, क्या क्या लाया है, दिखाओ ना। पूरिया ने खुश होते हुए पूछा। बोल तो ऐसे नहीं जैसे बहुत सारे पैसे थे जो क्या क्या लाती। सारा कुछ बहुत महंगा था, इसी वजह से कुछ ना लाई। अब आगे से हट और मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आ कमरे में। जुबिया ने अपनी बड़ी सी चादर को तय करते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। नूरी बेगम जानती थी इससे बहस करना अपना सर फोड़ने के बराबर था। तभी वो अपने कमरे में चली गई, जबकि हुरिया मुंह बसोरती किचन से पानी का गिलास लेके कमरे में चली गई। अरे बाजी, आपने तो कहा था कि कुछ नहीं लाया, तो ये। अब हुरिया जब कमरे में दाखिल हुई तो सामने जूबिया अपने हाथों पे चूड़ियां चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। चुप कर फरंगी, अम्मी को सुनाएगी क्या। पर बाजी, ये आई किधर से, हाय कितनी सोनी चूड़ियां हैं। हुरिया ने पास रखी चूड़ियों को हाथ से छूते हुए कहा। हट, हाथ ना लगाना इन्हें, ये किसी खास ने दी है मुझे। जूबिया ने शर्माते हुए चूड़ियां समेटी। बाजी, कौन खास, किसने दी। देख हुरिया, वादा कर पहले किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। बाजी, वादा अल्लाह का पक्का वादा। अब तो बताना, वो असलम चाचा का बेटा है ना। बाजी, कौन असलम चाचा। हुरिया आप ही कंफ्यूज थी। उफ, अरे वो सब्जी बेचने वाले असलम चाचा, इनका बेटा और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। जूबिया ने शर्माते हुए कहा। क्या। बाजी, होश में तो हो, अगर अब्बा को पता चल गया तो जानती हो ना कि कितना मसला हो जाएगा। और अरे तू चुप कर, अगर आहिस्ता बोलेगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलना। पर बाजी, आप कैसे ऐसा, कैसे, क्या मतलब तेरा कैसे ऐसे है। क्या मतलब तेरा, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, इंशाल्लाह निकाह करेंगे। और वैसे भी नवीद ने अब खैर से माशाल्लाह अपनी दुकान खोल ली है। बाजी, वो भी आपको पसंद करता है क्या। हुरिया के इस सवाल पे जुबिया ने अपना माथा पीटा। अरे यार, तो चूड़ियां इसी में तो लाई हैं और अब तो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। ठीक है बाजी, पर मुझे पूरी बात बताओ ना। जुबिया ने एक गहरा सांस भरा और इसे सब बताती गई। वो सुबह का गया, अभी रात को लौटा था। चेंज करने के बाद, हल्का फुल्का लिबास पहनने के बाद वो किचन में खड़ा अपने लिए चाय बना रहा था। आज एक केस के सिलसिले में इसे काफी दूर जाना पड़ा। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वो आज खाली हाथ वापस लौटा था। अभी वो बैठा कुछ सोच रहा था जब अचानक दरवाजे पर बेल हुई। वो इस फ्लैट में अकेला ही रहता था। एक काम करने वाली आंटी थी जो सुबह आती और घर का काम करके 2-3 घंटे तक वापस चली जाती थी। इसे हैरत हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है। ये फ्लैट इसका जाती था, जिसकी शुरू में एक छोटा सा गार्डन था और अंदर एक बड़ा सा लाउंज था। सब कमरों के दरवाजे लाउंज की तरफ खुलते थे। एक तरफ छोटी सी गली जाती थी, जिसका थोड़ा सा अंदर जाओ तो एक छोटा सा स्टोर रूम था और दूसरी तरफ दो कमरे जाते थे। फ्लैट बहुत ही खूबसूरत और जदीद तर्ज से बनाया गया था। लाउंज की तरफ 4 कमरे थे, जिनमें से बस एक जावियार के इस्तेमाल में था। चाय का कप थामे ही इसने दरवाजा खोला तो सामने ही इसकी छोटी बहन हुमा फूलों का एक बुके थामे खड़ी थी। इससे देख जावियार के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, जो पीछे खड़ी एमल को देख के गायब हो गई। इसका हलक तक कड़वा हो गया। भाई, अब क्या यहीं खड़े रहेंगे या अंदर भी आने का बोलेंगे।
हुमा खुद ही से पीछे धकेलती हुई अंदर आ गई। एमल अब भी सर झुकाए वहीं बाहर खड़ी थी। जावियार ने इस एक पल देखा। नेवी ब्लू कलर के सादा से शर्ट फ्रॉक के साथ खुला ट्राउजर पहने बड़ी सी नेवी ब्लू कलर की शाल के साथ इसने खुद को ढांप रखा था। इस बार इसकी जात में एक इजाफा हुआ था और वो था नाक में पहने नोज रिंग का। जावियार ने जल्दी ही इससे अपनी नजरें हटाई और अंदर की तरफ चला गया। एमल खुद ही शर्मिंदा होती अंदर आ गई। तुम लोग किसके साथ आई हो और क्या जरूरत थी इतनी रात को यूं आने की? भाई अब इतनी रात भी नहीं हुई और आपकी बेगम कब से बोले जा रही थी कि मैंने इनके पास जाना है, मुझे लो ले चलो, तो बाबा ने हमें गुल खान चाचा के साथ इनके काबिल एतमाद ड्राइवर भेज दिया। हुमा तो अपनी तेज चलती जबान में सब बोल गई, पर इसे अंदाजा ना था कि इसे एमल कितनी बुरी तरह से फंसने वाली थी। नहीं हुमा झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। एम्मा ने जल्दी से कहा। वो इसकी बात से जावियार के चेहरे पे फैली नागवारी देख सकती थी। हम सच कह रहे हैं, हमने हुमा आपके पेपर कैसे चल रहे हैं? जावियार ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। भाई पेपर तो ठीक चल रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे, और इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आना है। अरे एमल खड़ी क्यों हो, बैठो ना यार, देखो तुम्हारे मियाँ के पास गए इन तुम्हारे मियाँ के पास आ गए, इधर बैठो, इनके इधर बैठ के इन्हें देखो। इसकी बात पे एमल जैसे रोने वाली हो गई। खामोशी से वो हुमा के साथ बैठ गई। अच्छा बता तो देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता। जावियार ऐसे बात कर रहा था जैसे वहां सिर्फ हुमा हो। एमल के वजूद को वो सरे से इग्नोर कर रहा था। इसका अंदाज एमल का दिल तोड़ रहा था। कितनी मोहब्बत करती थी वो इससे, और वो था कि इसके वजूद को सिरे से इग्नोर कर रहा था। भाई आज हमने आपके साथ बाहर जाना है, जल्दी से तैयार होकर आए, पर अभी मैं, प्लीज भाई जल्दी करें ना। उमा की जिद पे जावियार ने गहरा सांस भरा और अपने कमरे में चेंज करने चला गया। उमा तुम कितनी बेशर्म हो, हमने तुम्हें कब बोला था, बल्कि तुम खुद जिद करके हमें यहाँ लाई हो और अब सारा इल्जाम हम पे लगा दिया। अरे यार एमल, इतनी सी बात पे तुम्हारा चेहरा देखने लायक था, कसम से। हुमा ने इसके हाथ पे हाथ मारा और हंसने लगी, पर जल्दी एमल को देख इसकी हंसी को ब्रेक लगा। कार एम यार एमल, क्यों तुम इतनी छोटी छोटी बातों पे आंखों में आंसू भर लेती हो? यार जानती हो ना तुम्हारा और भाई का निकाह किन हालात में हुआ है, और अगर तुम भाई को अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाओगी तो सारी जिंदगी भाई तुम्हें इग्नोर करते रहेंगे। उमा तुमने देखा ना, हमें देखते ही इनके चेहरे पे जो नागवारी आई, इसने हमारे दिल तोड़ दिया। हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पर वो हमसे नफरत करते हैं। न जाने क्यों इस नफरत की हमें वजह तक नहीं पता। इमल की आंखों में अब भी आंसू थे। चुप, ऐसा नहीं है कि भाई को तुमसे नफरत है। क्यों फजूल सोचे पाल रखी हैं, और अपने रिश्ते को वक्त दो यार। न जाने आज कैसे हुमा मुंह से इतनी समझदारी वाली बातें निकल रही थी, वरना वो हमेशा ऊट पटांग बातें ही करती थी। अपनी मोहब्बत से भाई को कायल करो, आखिर कब तक वो मोहब्बत के बदले नफरत देंगी? इसलिए अब तुम्हें जो बोला है वो करो, और भाई की छोटी छोटी बातों पे मायूस ना हुआ करो। कसम से तुम ना मायूस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसकी बात पे एमल मुस्कुराई। कुछ देर के बाद वो तीनों एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। जावियार कब से नोट कर रहा था कि एमल हर 2-3 मिनट में इसे बार बार देखती थी, और जब वो नोटिस करता है तो अनजान बन जाती है। एमल की हरकतें इसे सख्त जहर लग रही थी। इसी वजह से वो इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। खाना आया तो तीनों अब खाना खा रहे थे। इस दौरान हुमा और जावियार बातें कर रहे थे, जबकि एमल बस खामोशी से इन दोनों को सुन रही थी। और वैसे भी हुमा की निस्बत काफी खामोश मिजाज की थी। जावियार तो खाना पहले ही खा चुका था, पर इन दोनों की वजह से अब थोड़ा बहुत खा रहा था। हुमा और एमल दोनों को बहुत भूख लगी थी, इसी वजह से वो दोनों बहुत चाव से खाना खा रही थी। जावियार को एमल को देख न जाने क्यों एक अजीब सी चिढ़ हो रही थी। भाई आप कल हमारे साथ वापस चलोगे क्या गाँव? हुमा ने नवाला मुंह में लेते हुए कहा। नहीं हुमा, मेरा एक बहुत जरूरी केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, हो सकता है इस मंथ में घर ना आ सकूं। जब यार की बात पे एमल का दिल बुझ सा गया। पर भाई मामा आपका वेट कर रही हैं, और दानी भाई और सुल्तान भाई भी आपका पूछ रहे थे। ये जानता हूँ, पर जरूरी काम है ना, केस निपटा कर एक वीक के लिए आऊंगा। अच्छा भाई वैसे क्या किया आपने? हुमा अभी बात कर रही थी जब वेटर के हाथ से कोक इसके बाजू पे गिर गई। ज्यादा कोक नहीं गिरी थी, पर बाजू की जगह से कपड़े खराब हो गए थे। आई एम सॉरी मैम, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अचानक पता नहीं कैसे हाथ से छूट गई। वो बेचारा वेटर खुद भी घबरा गया और जल्दी जल्दी माजरत करने लगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप जाएं और दूसरी ले आए। जावियार के कहने पे वो वेटर शुक्रिया अदा करता दोबारा कोक लेने चला गया। भाई मैं 1 मिनट में धो के आई, हुमा जावियार को बोलती वॉशरूम्स की तरफ चली गई। पीछे एमल बेटी घबरा रही थी, वो इसे रोक भी नहीं पाई कि मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। जावियार के चेहरे पे अब इत्मीनान था। अरे रुक क्यों गई, खाओ ना। एमल के हाथ पे फोक की ग्रिप हल्की हुई तो जावियार बोल पड़ा। जी खा रही हूँ, बस वो पानी चाहिए था। तो क्या मुझसे उम्मीद रख रही हो कि तुम्हें पानी दूं? जावियार ने गुस्सा दबाते हुए कहा।
نہیں میں خود لوں گی، بس وہ ہاں خود ہی لینا کیونکہ مجھے میرے بابا کی طرح ہرگز نہ سمجھنا جو یوں ایرے غیروں کے نخرے اٹھاتے ہیں، نہ جان نہ پہچان اور آ جاتے ہیں دوسروں کے گھر مفت روٹیاں توڑنے۔ زاویار کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا، وہ سیدھا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بات کر رہا تھا جبکہ ایمل کبھی اپنی انگلیوں کو دیکھتی تو کبھی اسے۔ زاویار کی بات پہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی بی میرے سامنے یہ ڈرامے ہرگز نہ کرنا، ان مگرمچھ کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے بابا پگھلتے میں نہیں، اور رو تو ایسے رہی ہو جیسے میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں، نہیں پل رہی کیا تم ہمارے ٹکڑوں پہ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ ادھر دیکھو یہ ڈرامے مجھے پسند نہیں ہے۔ ایمل نے اپنے آنسو صاف کرنے چاہے تو زاویار نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ نہ جانے کب تم سے جان چھوٹنی تھی، پر پھر بابا کو اپنے بس میں کر کے ساری زندگی کے لیے میرے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے بیٹھ گئی۔ ویسے بندے میں کوئی عزت نفس بھی ہوتی ہیں، پر لگتا ہے تم سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ہما تو میری بہن ہے، وہ آ گئی میرے ساتھ کھانا کھانے، تم کیوں منہ اٹھا کے ہمارے ساتھ آئی ہو؟ تمہارے باپ نے کوئی پیسے نہیں دیے جو حویلی میں بھی تمہیں کھاتے رہیں، تمہیں کھلاتے رہے اور یہاں بھی تم پہ خرچہ کریں؟ زاویار آج کافی دنوں کی بڑاس نکالنے کے موڈ میں تھا۔ ایمل کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے دل کو ہزاروں ٹکڑوں میں کاٹ رہا ہو۔ اتنی ذلت وہ خاموشی سے کرسی کھسکا کے وہاں سے جانے لگی۔ اب بیٹھو ادھر ورنہ تمہاری وجہ سے ہما کھانا نہیں کھائے گی، اور یہ آنسو اگر ہما کے سامنے باہر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاویار کی بات پہ ایمل خاموشی سے بیٹھ گئی، پر اب اس کے گلے سے ایک نوالہ بھی نہیں اترنا تھا۔ اپنے آنسو کو صاف کرتی وہ یتیم خود ہی اپنی تکلیف کو کم کرنے لگی۔ ہما کچھ دیر بعد آئی تو ایمل نظریں جھکائے بیٹھی تھی، فورک اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا پر اب وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ ایمل تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ راستے میں تو بہت بول رہی تھی کہ بہت بھوک لگی اور اب کھا ہی نہیں رہی۔ ہما نے اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں وہ میں نے کھا لیا بہت، جب تم واش روم میں تھی نا تب، پر ابھی۔ ہما تم چھوڑے اس کو، یہ بتاؤ کہ امی کیسی ہیں؟ میں نے کال کی تھی پر کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ زاویار نے جان بوجھ کر اپنی باتیں شروع کر دی جس کا مقصد اس کی توجہ ایمل سے ہٹانی تھی۔ ہما آپ کھانا کھا کے آؤ، میں باہر گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ایمل اتنا بول کے بغیر اس کی کچھ سنے باہر چلی گئی۔ زاویار کی نگاہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا پیچھا کیا تھا۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا اپنی باتوں کی تلخیوں کو۔ وہ جانتا تھا کہ ایمل اب بھی بھوکی ہی ہے کیونکہ اس کے 2 نوالے کھانے کے بعد وہ اسے اپنی باتوں کا زہر پلا چکا تھا۔ زاویار کھانا کھانے کے بعد بل پے کر رہا تھا جب ہما ایمل کے پاس چلی گئی۔ اس کی توقع کے مطابق وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اب رونے کا کیا فائدہ جب کچھ بولنا تھا تو منہ بند کیے بیٹھی تھی۔ ہما نے اب فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پانی کی بوتل ایمل کو تھمائی۔ ہما ہم کیا بولتے ہیں، انہوں نے ہمیں اتنی ساری باتیں سنا دی، ہمیں بہت تکلیف ہوئی اور کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ایمل سو سو کرتے ہوئے پانی پی رہی تھی۔ ایمل یار تم بھائی کو بولتی نا کہ تم ان کی ذمہ داری ہو، ان کی بیوی۔ یار میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ بھائی کے سامنے اپنی بات رکھ سکو؟ ہما نے اپنا ماتھا دبایا، ہم ان کو کبھی کچھ نہیں بول سکتے، وہ شوہر ہیں ہمارے، تمہیں ہمیں کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمل نے بے رخی سے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب مجھے پھر کس بات کا غصہ ہے؟ ہما کو اس کے انداز سے پتہ چل چکا تھا کہ میڈم اب اس سے بھی ناراض ہیں۔ تم کیوں گئی واش روم؟ تمہیں پتا تھا نا کہ ہم ان کے ساتھ اکیلے وہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ او گاڈ، اب اس میں میری کیا غلطی اگر ویٹر نے میرے کپڑوں کی کاک گرا دی تھی؟ ہما اب خود حیران تھی۔ مزید ایمل کچھ بولتی کہ زاویار گاڑی کے پاس آ گیا تھا۔ اب دونوں خاموش ہو گئی تھی۔ ایمل گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی جہاں ہوا چلتی اس کے بالوں کی لٹوں کو اڑا رہی تھی۔ ہما آپ نے آئس کریم کھانی ہے کیا؟ زاویار کی گمبھیر آواز گاڑی میں گونجی۔ نہیں بھائی شکریہ، ہما نے مختصر سا جواب دیا اور وہ بھی گاڑی سے باہر تیز چلتے منظروں کو اپنی آنکھوں میں قید کرنے لگی۔ زاویار نے ہلکا سا جھکتے ہوئے شیشے سے ایمل کے چہرے کو دیکھنا چاہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے صرف ہما سے پوچھنے پر اس کے چہرے پہ کیا دکھ آیا، پر اسے وہ اپنی کی گئی بات بالکل بیگانہ لگی تو اس نے زاویار کی بات پہ غور نہیں کیا۔ غصے سے زاویار کی اسٹیئرنگ پہ گرفت مضبوط ہو گئی، نہ جانے وہ کیا چاہتا تھا، اسے سکون سے رہنے بھی نہیں دیتا تھا اور اس کا خود سے لاپرواہ ہونا بھی اسے غصہ دلا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے وہ تینوں گھر پہنچے۔ ایمل اور ہما خاموشی سے ایک کمرے میں چلی گئی۔ زاویار بھی گاڑی پارک کرتا اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا آیا۔ بار بار اسے ایمل پہ غصہ آ رہا تھا، اگر ہما نہ ہوتی تو وہ اب تک حساب برابر کر چکا ہوتا۔ آئیے آئیے برخوردار، ارے ارے رک کیوں گئے، آئیے یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ سلطان کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ داؤد صاحب نے طنز کیا۔ سلطان نے ان کی بات پہ اپنے کانوں کو رگڑا۔ اس کی یہ حرکت داؤد صاحب کو غصہ دلا گئی۔ کبھی جوان کا یہ بیٹا انسانوں کی طرح بیہیو کرے پر نہیں، نہ جانے کبھی جو ان کا یہ بیٹا انسانوں کی طرح بیہیو کرے پر نہیں، نہ جانے کیوں اسے ایسے گھونڈا بننے کا کیا شوق تھا۔ ارے رہنے دینا، ابھی کھانے کے وقت کیوں کوئی بدمزگی پیدا کرنے چاہ رہے ہیں؟ زلیخا بیگم بیچ میں بول پڑی۔
वो जानती थी अगर ये दोनों बाप बेटा अभी लड़ना शुरू हुए तो कोई भी सुकून से खाना नहीं खा पाएगा। अरे समझाओ अपने इस नवाबजादे को, न जाने क्या समझ रखा है इसने खुद को। आज मेरे पास एक आदमी आया था, बोल रहा था कि आपके बेटे सुल्तान ने मेरी बेटे की दुकान पे हाथापाई की जिसकी वजह से इसका इतना नुकसान हो गया। खुद तो ये नवाबजादा कुछ करता नहीं है और चला है दूसरों की रोजी रोटी छीनने। दाऊद साहब की बात पे सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिर कौन था वो जिसने सुल्तान चौधरी की शिकायत लगाई थी? कौन था वो जिसके मुंह में ऐसी जुबान आई थी? इससे पहले कि दाऊद साहब मजीद कोई बात करते सुल्तान गुस्से से वहां से बाहर निकल गया। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो चाहता था कि वो जो भी करे कभी कोई बंदा इसके खिलाफ मुंह ना खोले। और यहाँ ये आदमी पूरी की पूरी स्टोरी सुना गया था। अपनी गाड़ी पे बैठा वो अपने सबसे करीबी दोस्त हसनैन को कॉल कर रहा था, किधर है तू? अभी यार आज मैं जल्दी सो गया था पर लगता है तुझे ये मंजूर नहीं, इसी वजह से तू कॉलिंग कर रहा है। बकवास ना कर और जल्दी अड्डे पे पहुंच, जल्दी कर। इसकी आवाज में शामिल गुस्से को महसूस करके हसनैन ने मजीद कोई बात नहीं की। कुछ देर तक वो दोनों अड्डे पे बैठे सिगरेट फूंक रहे थे। यार तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है, छोटी सी बात पे तो इतना गुस्सा हो रहा है। इस असलम के बेटे नवीद को तो मैं देख लूंगा। सुल्तान ने जब सारी बात हसनैन को बताई तो इसे इस बात में इतनी बड़ी वजह नजर नहीं आई जिसकी वजह से सुल्तान इतना परेशान हो रहा था। नहीं हसनैन, तू बात नहीं समझ रहा, बात इतनी छोटी सी भी नहीं है। जानता है ना, 3 साल पहले जब हमने इब्राहिम इख्तियार के बेटे को मारा था तो कैसे वो मेरे बाप के पास पहुंच गया था। दूसरी बात, सारे गांव के सामने जब इसे मारा तो आज तक किसी ने कोई शिकायत बाबा तक नहीं पहुंचाई। आज जब ये बात बाबा तक पहुंची है तो बाबा गुस्सा हो गए। खैर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पर इस शिकायत से मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस गांव में मेरी दहशत कम हो गई है। अब मुझे कुछ बहुत बड़ा करना होगा जिससे इस गांव के हर आदमी का दिल थर थर कांप जाए। सुल्तान की आंखों में इस वक्त सिर्फ शैतानियत नाच रही थी। पर सुल्तान यार हम करेंगे क्या? हसनैन की आंखों में अब भी सवाल थे। बस तू ये कर कि इस नवीद और इसके बाप असलम पे नजर रख। इनके बारे में मुझे हर एक बात पता होनी चाहिए। 1-2 दिन तक मैं इनको बताऊंगा कि इनका अंजाम क्या होता है जो सुल्तान चौधरी से पंगा लेते हैं। सुल्तान ने गले में पहने एक काले धागे को मुंह में घुमाते हुए कहा और हसनैन से सिगरेट लेके पीने लगा। दोनों दोस्तों की अब रात इसी अड्डे पे गुजरनी थी। ये अड्डा सुल्तान का था जहां आवारा लड़के जिन्हें वो अपनी गैंग में शामिल करता था और इन्हें अपने काम निकलवाता था वो भी होते थे। बेशक ये एक अजीब सी जगह थी पर यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जाता था। और कहीं ना कहीं इसकी वजह जावियार था क्योंकि इसने साफ साफ सुल्तान को बोला था कि अगर मुझे कभी तुम्हारे बारे में ये खबर मिली कि तुम कोई गैर कानूनी काम करते हो तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें सजा देने में। भाई कोई लड़का मिलने आया है। सुल्तान और हसनैन कोई बात कर रहे थे जब एक लड़का इसके पास आया और इसे किसी के आने की इतला दी। जाओ इसे बिठाओ, हम आते हैं। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब जावियार की आंख खुली। अचानक इसे शिद्दत से प्यास महसूस हुई क्योंकि इसे बहुत कम कभी रात को प्यास महसूस होती थी। इसीलिए वो अपने कमरे में कोई जग पानी का नहीं रखता था। चप्पल पहने वो अपने कमरे से बाहर आया और सीधा किचन में चला गया। पर सामने का मंजर देख इसकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गई। सामने ही एमल हल्की सी शर्ट जो ऐसी थी कि इसका सारा सरापा वाजे कर रही थी और ट्राउजर खुला सा था। शर्ट बहुत छोटी सी थी, वो हल्की सी झुक के न जाने क्या कर रही थी जब इसकी कमर से शर्ट उठ चुकी थी। क्योंकि इसकी स्लीपिंग सूट का रंग ब्लैक था इसी वजह से दूधिया कमर बिल्कुल वाज़ेह हो रही थी। ज़ावियार बगैर आवाज़ किए आगे बढ़ा तो देखा कि वो नूडल्स का सूप एक बाउल में निकाल रही हैं और नूडल्स को एक प्लेट में निकाल रही हैं। क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? अचानक खामोश फिजा में ज़ावियार की गंभीर आवाज़ गूंजी तो एमल के हाथ से बर्तन नीचे गिर गया। वो मैं नूडल्स बना रही थी। एमल को लग रहा था कि आज इसने नहीं बचना। किससे पूछकर तुम इस वक्त जाग रही हो? वो अचानक आँख खुल गई। सच्ची में और भूख लग रही थी तो इसीलिए मैं नूडल्स बनाने लग गई। एमल ने नजरें झुकाते हुए कहा। इस वक्त जावियार के सामने वो जिस हालत में खड़ी थी शर्म से इसका बुरा हाल हो रहा था। इसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि जावियार इस वक्त जाग जाएगा। इसकी बात को नजरअंदाज करके जावियार कूलर से पानी निकालने लगा। एमल खामोशी से वहां से निकलने लगी। रुको, दरवाजे के पास इसे ये पुकार सुनाई दी। इसकी हालत ऐसी थी कि अभी रोने लग जाएगी। जी वापस मुड़ते हुए इसने नजरें झुकाते हुए कहा, ये जो कुछ बनाया है इसे कौन खाएगा? मुफ्त में नहीं आता ये सब जो तुम यूं बना के बगैर खाई से जाया करने के मूड में हो। एमल खामोशी से आगे बढ़ी और मार्बल से नूडल्स वाली प्लेट उठा के टेबल पे बैठी खाने लगी। भूख थी कि सर पे चढ़ के नाच रही थी। जावियार भी इसी के पास कुर्सी पे बैठ गया और इसे देखने लगा। एमल की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। मैं कमरे में जाकर खा लूं? एमल की मरी मरी सी आवाज जावियार के कानों के पास पहुंची। क्यों, यहाँ क्या मसला है जो तुम कमरे में जाकर खाओगी? नहीं, वो बस गर्मी लग रही है इसलिए। एमल ने बहाना बनाया। क्यों, चादर तो तुमने ओढ़ी नहीं है, हल्का लिबास पहना है, फिर भी गर्मी लग रही है?
زاویار کی بات پہ ایمل کے گال تپ گئے، ہاتھ سے وہ چہرے پہ آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ جلدی کھاؤ، زاویار نے روب سے کہا تو وہ جلدی جلدی کھانے لگی۔ کہاں وہ ہر وقت زاویار کی اٹینشن پانا چاہتی تھی، ہر وقت اس کے لیے اٹینشن سیکر بنی رہتی تھی، اور آج جب وہ ذرا سی توجہ دے رہا تھا تو اس سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ جب اس نے سارے نوڈلز ختم کیے تو زاویار نے خود ہی پلیٹ اٹھا لی اور اسے دھونے لگا۔ زاویار آپ رہنے دے، میں دھوتی ہوں، ایمل نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پر زاویار نے پلیٹ دھو کے سٹینڈ پہ رکھی اور اس کا بازو تھامتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا۔ زاویار کیا ہوا، چھوڑے مجھے کہاں، وہ مزید بولتی کہ زاویار کی لال آنکھیں دیکھ کے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ زاویار نے اسے اپنے کمرے میں لا کے چھوڑا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ ایمل کی تو جیسے جان نکلنے لگی۔ زاویار، اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی زاویار اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ ایمل کی تو جان ہوا ہونے لگی۔ یہ سب اتنی عجیب سی سچویشن بن چکی تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ زاویار نے اسے کمر سے پکڑا تو سیدھا ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر گھس گیا۔ زاویار بہت زیادہ جھک کے اسے کسکا رہا تھا کیونکہ ان کی عمروں کے ساتھ ساتھ قد میں بھی کافی فرق تھا۔ زیادہ جھکنے کی وجہ سے ایمل کو لگ رہا تھا کہ وہ نیچے گر جائے گی، تبھی جلدی سے اسے کندھوں سے تھاما۔ زاویار کو اتنا سکون محسوس ہو رہا تھا، یہ سچویشن اس کے لیے عجیب نہ تھی کیونکہ وہ بہت سوچ سمجھ کے اس کے قریب آیا تھا، پر اب اس کے لبوں پہ جھکا وہ اب بھول رہا تھا، وہ یہ بھول رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس سے ہمیشہ سے بہت چڑ تھی۔ اس وقت وہ بس اس کے ہونٹوں کو کھا جانا چاہتا تھا۔ ایمل کندھے سے تھامے اسے پیچھے دھکے رہی تھی، اس کی مزاحمت زاویار کا دماغ گھما گئی۔ زاویار نے اس کے لبوں کو آزادی دی اور تیزی سے گالوں پہ کاٹا۔ ایک ہلکی سی کرا ایمل کے منہ سے نکلی۔ وہ سمجھ چکی تھی اس سے مزاحمت کرنے کی سزا ملی ہے۔ اسے خود پہ بہت غصہ آیا، کیا ضرورت تھی اسے روکنے کی جب وہ خود اپنی انا کو مار کر اس کے قریب آ رہا تھا، اور اب وہ خود اسے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ اس سے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اس سے ان کا رشتہ مزید قریب ہو جاتا۔ وہ اب نظریں جھکائے مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ زاویار نے اسے غور سے دیکھا، اس روم میں وہ اسے سیدھا اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار پھر سے بہکنے لگا، دوبارہ سے آگے ہوتے ہوئے اس نے ایمل کو کمر سے تھاما۔ اس بار ایمل نے اسے کندھوں سے تھاما اور خود کو اس کے قریب کر لیا۔ ایمل کا جسم کانپ رہا تھا، ڈر شرم اس پہ حاوی ہو رہا تھا، یہ سچویشن اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ زاویار نے انگلی سے اس کے دونوں لبوں کو جدا کیا، پھر سے جھک گیا۔ بے شک ایمل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، پر وہ اب مزاحمت بھی نہیں کر رہی تھی۔ زاویار جیسے پاگل سا ہونے لگا، اس کی سچویشن کسی ایسے کی جیسی تھی جسے اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ سانس نہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں ایمل نے اسے اپنے سانس کا حال سنایا تو وہ ہونٹوں کا آزادی دے کے اس کی گردن پہ جھک گیا۔ وہاں بھی زور سے بائٹ کرتا وہ ایمل کے ہوش اڑا گئے۔ ایمل جلدی سے اس کے سینے سے چپک گئی، اس کے سینے سے لگی وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ زاویار کو جلدی سے اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا۔ پھر اب کوئی فائدہ نہ تھا، اس نے جھک کے ایمل کی آنکھوں میں دیکھا تو اس سے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح محبت وہ دیکھ سکتا تھا، اس کی آنکھوں میں امڑ آنے والے وہ ننھے ننھے خواب، اس کا شرم سے ہوتا لال چہرہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ایمل مسکراتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئی۔ زاویار وہیں اپنا سر تھامے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ تو بس اسے سزا دینے کے لیے اس کے لبوں پہ جھکا تھا تاکہ دوبارہ وہ کبھی ایسے ڈریسز میں باہر نہ گھومے، اور اس چکر میں اب وہ کیا کر بیٹھا تھا، ہر بار وہ جان بوجھ کر تلخ باتیں کر کے اس کا دل توڑتا تھا تاکہ اس کے دل میں اس رشتے کو لے کر کوئی امید نہ جاگے۔ اور آج خود وہ اس خوبصورت مستقبل کی امیدیں تھما چکا تھا، وہ کیوں خود پر اس سے اپنا اختیار کھو چکا تھا۔ نہیں، میں اسے کوئی امید نہیں دوں گا، مجھے کل ہی اس کی یہ خوش فہمی دور کرنی ہے۔ اب نہ جانے دل میں وہ کیا پلان کیے صبح کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اتنا تو طے تھا کہ صبح تک اسے نیند نہیں آنی تھی۔ جبکہ دوسرے کمرے میں موجود ایمل کا دل آج خوشی سے پھوٹنے والا تھا۔ زاویار کا خود اس کے قریب آنا اسے جیسے ایک امید سے دے گیا۔ میں جانتی تھی زاویار، آپ کا دل بھی مجھے چاہتا تھا، پر آپ مانتے نہیں تھے، پر دیکھیں آج سب سامنے آ ہی گیا۔ خود سے ہی سوچتی وہ خوبصورت خواب دیکھنے لگی، نہ جانے صبح اس کے لیے یہ خوبصورت ہونی تھی یا بدترین بدصورت۔ میم آپ کا ناشتہ تیار ہے، آ جائیں ناشتہ کرنے کے لیے۔ کائنات کے کمرے کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اس کی ملازم بغیر اجازت کے اس کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے بغیر نوک کے تم میرے کمرے میں کیوں گھسی؟ کائنات جو کہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی اچانک کسی کمرے میں آنے سے ڈر گئی۔ سامنے اپنی ملازم کو دیکھ کر اس سے غصہ آیا جو اس نے اپنے ملازم پہ اتارنا شروع کر دیا۔ سوری میڈم، آپ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو مجھے لگا کہ آپ جاگ گئی ہوں گی، ناشتے کا بول لیتی ہوں۔ ملازمہ نے نظریں جھکائے کہا، تو اگر کمرے کا دروازہ کھلا ہے تو تم تب بھی منہ اٹھا کے کمرے میں آ جاؤ گی، تب بھی بندے کو نوک کرنا چاہیے۔ جاؤ اب، کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی، نکلو ابھی ادھر سے۔ کائنات کا اتنا بولنا تھا وہ ملازمہ جلدی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ کائنات نے دوبارہ اپنی نظریں لیپ ٹاپ کی طرف کر دی، وہ سیکریٹلی پاکستان جانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔
اس का मकसद पाकिस्तान जाकर अपने भाई बाबा को सरप्राइज देना था, पर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि इसकी एक एक कदम का शम्स को पता है। वो जो अपने पूरे इलाके या यूं कहा जाए शहर की इंफॉर्मेशन रखता था, वो कैसे अपनी जान से प्यारी बहन से भी खबर रह सकता था। हाँ हसनैन, क्या खबर है? कुछ पता चला इस नवीद का? सुल्तान ने तकियों को बेड के सराहने सेट करके कहा। सुल्तान, ये नवीद माँ बाप का इकलौता बेटा है, दो बहनें और बाप छोटी मोटी सब्जी की दुकान करता है। माँ घर पे ही होती है और हल्की फुल्की जमीनें हैं। यार ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसा इसमें नहीं है जिससे मैं इस नवीद और इसके बाप को सबक सिखा सकूं। सुल्तान ने अपने बाजू पे बने टैटू पे हाथ फेरते हुए कहा, हाँ जाने की बात कुछ खास है, इस लौंडे का चक्कर इशफाक की बेटी से चल रहा है। हसनैन की बात पे सुल्तान के लब मुस्कुराए। ये की ना तूने काम की बात, अब तू देखता जा हम क्या करते हैं। पर सुल्तान, इसकी आशा से तुझे क्या काम? हसनैन वाकई कुछ उलझन का शिकार था। बस यार अब तू देखता जा। फिर सुल्तान इसे अपना प्लान बताता गया। इसकी इसकी बातें सुन के हसनैन भी मुस्कुराया। जैसा भी था वो दोनों बहुत गलत करने का सोच रहे थे, जिससे कोई और तो नहीं पर एक लड़की की जिंदगी बहुत मुतासर होने वाली थी। चल तू मुझे अड्डे पे मिल, मजीद सारी प्लानिंग वही करते हैं और कल के कल ही हमें अपने प्लान को अमली जामा पहनाना है। ठीक है चल जानी, मैं अभी आया। हसनैन जल्दी से डेरे के लिए निकल गया। सुल्तान बेड से उठा और शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। शीशे पे देखता और अपनी प्लानिंग का सोचता वो शैतानी हंसी मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग भाई। जावियार जब सुबह उठ किचन में आया तो सामने ही हुमा बैठी नाश्ता कर रही थी। गुड मॉर्निंग भाई की गुड़िया। जावियार ने इसके बालों में बोसा देते हुए कहा, भाई आज आप बहुत लेट हो गए। हुमा ने स्लाइस पे जैम लगाते हुए कहा, जी नहीं, आज आप जल्दी जाग गई हो। जावियार ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात पे हुमा मुस्कुराई। सर आपके लिए नाश्ता लाऊं? अभी वो मजीद कोई बात करते कि जावियार की मेड ने जावियार से पूछा, जी ले आए और प्लीज एग फुल बॉईल कीजिएगा। जी सर, मेड ने मुद्दबाना अंदाज से कहा और किचन में चली गई। जावियार एमल की गैर मौजूदगी को नोट कर चुका था, वो सीधे तरीके से इससे नहीं पूछ सकता था। अब वो बैठे इंतजार कर रहा था कि हुमा इसे खुद एमल के बारे में बताए, पर हुमा मजे से बैठ के अपना नाश्ता कर रही थी। भाई वो बीटर पास करें। हुमा ने जावियार को कहीं खोए देखा तो इसे मक्खन पास करने का बोला। जाविया ने इसे बैटर दिया। क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुला और एमल अपने बाल संवारी कमरे से बाहर आई। एमल जो भी थोड़ी देर पहले ही सोई थी, अब उठ के शावर लेने के बाद बाहर आई तो सामने ही नजर इस दुश्मनी जान पे पड़ी। इसे लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। जावियार भी इसे ही देख रहा था। एमल को लगा वो अभी सो रहा होगा, पर इसे सामने देख अब वो वही खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। अरे एमल, वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, नाश्ता करो, तुमने कल रात को सही से खाना भी नहीं खाया था। हुमा ने वैसे ही खड़े देख कर कहा। हुमा के कहने पे अब वो गर्दन झुकाए छोटे छोटे कदम लेती खाने की टेबल के पास आई। बैठो यार, क्या तुम खड़ी रहोगी? हुमा ने खींचते हुए अपने साथ बिठाया। एमल अपने बाल ठीक करने लगी। जावियार भी बैठा अब नाश्ता कर रहा था। एमल ने जूस के लिए हाथ बढ़ाया तो एन इसी वक्त जावियार ने भी जूस की जग की तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों का हाथ एक दूसरे से मस हुआ। एमल ने जल्दी से अपना हाथ खींचा। जावियार ने गिलास में जूस निकालते हुए इसकी तरफ खिसकाया और दूसरे गिलास में जूस अंडेलता हुआ खुद सिप लेने लगा। भाई मैं और एमल आज वापस जाएंगे। बाबा ने रात को कॉल की थी, इन्होंने गुल चाचा को हमें लेने के लिए भेजा है। आप अब सच सच बताएं कि कब तक घर आने का प्लान है? हुमा के सवाल पे जावियार ने एमल से नजरें हटाई और हुमा के सवाल का जवाब देने लगा। अभी मेरा एक बहुत जरूरी केस चल रहा है, जब तक वो हल नहीं होता मैं घर नहीं आ सकता। हाँ जी, देखते हैं कि क्या बनता है नेक्स्ट एपिसोड में। सुल्तान क्या करता है, जावियार क्या करते हैं एमल के साथ, शम्स का क्या बनता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।